हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका एचपीजी के रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है। तो जैसे कि आपकी डिमांड थी कि भी मैथ का भी मॉक टेस्ट लेके आइए साथ में, तो आज मैथ का भी मॉक टेस्ट आपके लिए। बाकी अगर मैथ आप पूरा ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो, मतलब पूरा ए टू जेड, तो पूरा ट्रिक बेस पे रहेगा वो। उसमें बेसिक आपका जैसे होता है एक्स वाई जेड वाले वो फार्मूले के हिसाब से नहीं रहेगा, पूरा ट्रिक बेस पे रहेगा। और आज जो आपका मैथमेटिक्स का जो आपका मॉक टेस्ट अपलोड है वो भी आपका क्या है, ट्रिक बेस पे है। ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि ये ट्रिक कैसे यूज़ होती है। तो ट्रिक ही चलता है आजकल, आपको पता है कि रूल आप कितने की लगाओगे, रूल लगाते लगाते आपके टाइम आउट हो जाता है। तो पूरा ट्रिक बेस पे रहेगा आज का पूरा मॉक टेस्ट जो आपका मैथ का। बाकी अगर मैथ का पूरा ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बाकी आपको पता है कि वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, एक दिन छोड़ के। तो पहाड़ी भाषा जो वो किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी में, गुरमुखी में, खरोष्टी में या टांकरी में। तो पहाड़ी भाषा जो वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो पहाड़ी भाषा लिखी जाती है आपकी टांकरी लिपि में। ठीक है। टांकरी लिपि में लिखी जाती है आपकी पहाड़ी भाषा। तो टांकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगाटी बोली है ये। ठीक है। भगाटी बोली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो भगाटी बोली ये कहाँ पर बोली जाती है। तो ये बिलासपुर में बोली जाती है, सोलन में, उन्ना में या किन्नौर में। तो भगाटी बोली जो वो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कहलूरी बोली किस ज़िले में बोली जाती है। तो कहलूरी बोली आपको पता है सबको कि ये जो है वो बिलासपुर में बोली जाती है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो वो कहलूरी बोली बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी भाषा है जो प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। वो कहलूरी है, भगाटी है, हिंदी है या चंबियाड़ी। तो चंबियाड़ी, जो चंबियाड़ी भाषा थी ये चंबियाड़ी भाषा है, ये प्राचीन काल में जो वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है। ये ऑप्शन दे रखे आपके पास, इनमें से किस से है, सूखे से है, बांध से है, बाढ़ से है या भूकंप से। तो हिमाचल प्रदेश को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो है भूकंप से। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा में भूकंप जो किस वर्ष आया था। 705 में आया था, 805 में, 1945 में या 1905 में। तो कांगड़ा में जो भूकंप आया था वो आया था 1905 में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील के पराशर झील है। ठीक है। पराशर झील, पराशर झील के किनारे, पराशर झील के किनारे बने मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है। तो पराशर झील के किनारे जो बने मंदिर हैं उसकी शैली कौन सी है, शिखर शैली है, बंद छत शैली है, स्तूपकार शैली है, पैगोडा शैली है। तो ये पैगोडा शैली है, पैगोडा शैली। जो पराशर झील है उसके साथ में जो मंदिर बने हैं उसकी शैली कौन सी है, पैगोडा शैली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवाणा, ये लवाणा जो है ये किस क्षेत्र की एक मतलब एक व्यवसायिक जाति है, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है ये लवाणा जो है ये लवाणा जाति जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। एक व्यवसायिक जाति है एक लवाणा, वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो सिरमौर से है, सोलन से है, शिमला से है या कांगड़ा से है। तो लवाणा जो ये व्यवसायिक जाति है कि ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक जाति है कि लवाणा वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केयांग क्या है। तो केयांग क्या है, नृत्य है, लाहौल की जनजाति है, मेला है या तिब्बती याक है। तो केयांग क्या है, तो केयांग जो है कि क्या है, केयांग, केयांग एक नृत्य है। ठीक है। केयांग क्या है, एक ये नृत्य है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आम्रपाली और मल्लिका किसकी किस्म है। इनमें से एक ये किस्म आम्रपाली और मल्लिका किसकी है, आलू बुखारा की, कीवी की, आम की या सेब की। तो आम्रपाली और मल्लिका जो है ये आम की किस्में हैं। ठीक है। आम की किस्में, आम्रपाली और आपकी मल्लिका आम की किस्में हैं। ये था आपका एचपीजी के जो कि इजी लेवल का था और इजी लेवल का ही रहता है हमेशा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का सेक्शन। ठीक है।
ये हम करेंगे पूरे ट्रिक बेस पे। मैथ के जितने क्वेश्चन आपके जो आपके पूरे जो अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, ये पूरा मॉक टेस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं उसी हिसाब से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन मैथ का। पूरा ट्रिक बेस पे एक्सप्लेन करूँगा इसको आपको मैं। सबसे पहले कि एक वस्तु है कोई, उसको ख़रीदा जाता है कितने में, 550 रुपये में। ठीक है, 550 रुपये में मतलब ख़रीदा जाता है क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं इसको, क्रय मूल्य। जो जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे करते जाना आपने। एक वस्तु को खरीदा जाता है किस पे, 550 रुपये में ख़रीदा जाता है और 20% का लाभ पर बेच दिया जाता है, और 20% के लाभ पर जब वो बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ है क्या है, 550, और जो खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य इसके करने के तो दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो दो तरीके दोनों बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट जो तरीका आपका वो ये है कि 550 इसका क्या, ये क्रय मूल्य है ना, इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितने पर लाभ बेचा जाता है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो 20/100 कर देंगे। इसका लाभ ही निकालना सबसे पहले हमने, तो क्या करेंगे, 0 से 0 निकल गई, 0 से 0 निकल गई, और 55 × 2। ठीक है, कितना हो गया, 110 हो गया। 110 का क्या हो गया आपके पास, लाभ हो गया। ठीक है, एक वस्तु को 520 रुपये में खरीद कर जो है आपको 20% लाभ पर बेचा था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ पर बेचा था तो पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितना आ गया, 550 की वस्तु थी, 20% लाभ पर बेचा गया तो लाभ आ गया 110 पर पूछा क्या गया, विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, 110। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, लाभ को क्रय मूल्य में ऐड करके। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आपका 550, लाभ कितना है 110, इसको ऐड कर दो 660, क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। और सेकंड तरीका जो हमारा वो ट्रिक बेस पे है, किसको निकालना कैसे है। एक ये आप इसको भी देख सकते हो, आपको जैसे इजी लगे आपने वैसे कर लेना है। ये बेसिक तरीके से है। ठीक है, 20% का लाभ हुआ तो 20 को इसको काट पीट के कर दो, जो भी ये प्रॉफिट निकल आएगा, और प्रॉफिट निकलने के बाद आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आपको क्रय मूल्य में ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब ट्रिक बेस पे देखते हैं इसको। तो दोनों तरीके आपने देख लेने, जो आपको अच्छा लगता है वो अप्लाई कर लेना है। ये CP आ गया, ये SP आ गया। CP कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, और यहाँ पे ये विक्रय मूल्य। तो ये कहाँ से निकालना है, आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, जो 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 20% की परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए आपको, कितनी होती है 1/5। और ये कैसे निकलती है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 20 को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और काट दीजिए, तो आगे 1/5। जिसकी आपकी परसेंटेज वैल्यू पूछी जाए उसकी परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे 25 की बोला आपको परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 25/100 कर दीजिए। 25 कम 25, 25 चौके 100, तो ये इसकी परसेंटेज वैल्यू 1/4 आ गई। तो परसेंटेज वैल्यू आपको आनी भी चाहिए, और नहीं भी आई तो ऐसे कर लेना आपने, जो भी आपको दी जिस भी परसेंटेज वैल्यू दी गई डिवाइड को 100 से डिवाइड कर देना, तो आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे आपको 20% की परसेंटेज वैल्यू लग गई पता, 1/5। तो नीचे जो होता है ये हमेशा क्या होता है, CP होता है। ठीक है, नीचे जो आएगा आपका हमेशा क्रय मूल्य आएगा, और ऊपर जो आएगा आपका प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ऊपर आपका प्रॉफिट आएगा। अच्छा, क्रय मूल्य कितना आपका 5, CP कितना है 5, और प्रॉफिट कितना 1 प्रॉफिट है। अगर 5 में से 1 प्लस कर दिया आपने तो कितना हो गया 6, और 6 क्या आ गया आपके पास, विक्रय मूल्य। ठीक है, आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए। 5 आपका क्रय मूल्य आ गया, 1 आपका प्रॉफिट आ गया। 1 को जब आप 5 में ऐड कर देंगे, जब प्रॉफिट को आप क्रय मूल्य में ऐड कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे CP कितना दे रखा है 5, यहाँ पे कितना दे रखा है 550। यूनिटी मेथड चलेगा अब आपका। ठीक है, 550। अच्छा, 5 यूनिट की वैल्यू है 550, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यूनिट की वैल्यू 550, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110। 110 कैसे आया, ये आया कि जैसे 550 है ना, इसकी हमने ये कितनी है डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आ गई आपकी 1 यूनिट की वैल्यू 110, ऐसे निकलता है। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 550 है, तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 550। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 550, तो एक यूनिट की वैल्यू 110 होगी। ठीक है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 110 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 660 आ गया। ये आपका क्या आ गया, SP आ गया, मतलब विक्रय मूल्य आपका आ गया।
तो ये थे ट्रिक बेस पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये यूनिट मतलब समझ लेना कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 550 यहाँ पे, ठीक है। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 110 आ गया। यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू निकाल, इस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 660। आपको जो तरीका मसले तो उस हिसाब से कर लो, पहले है या ये वाला दूसरे वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 लगातार संख्याओं का, सीधा संख्याएँ दी है, ना सम बोला ना बेसम बोला है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। अच्छा, एक बात अपना ध्यान रखना, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औसत जो दे रखा होता है हमेशा, ठीक है, जो औसत दे रखा होता है, ये बात याद रखनी है, बीच की संख्या होती है, यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लेना कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और औसत दे रखा हो तो बीच की संख्या होती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नहीं तो ऐसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे संख्याएँ। बस आप इतना ध्यान रख लो कि जो औसत दे रखा है वो बीच की संख्या होती है। अच्छा, औसत बीच की संख्या है, तो बीच की संख्या हमारे पास क्या आ गई, 231, ठीक है, बीच की संख्या आ गई। बस इतना ध्यान रख लेना कि जब भी औसत की बात करें तो वो बीच की संख्या दी जाती है। बोला 7 लगातार संख्याओं का औसत, अब बोलो दिया ना कि लगातार 7 लगातार हैं, ये बीच की है, तो मतलब 3 इस तरफ होगी, 3 इस तरफ होगी, 231, 232, 233 और 234, 3 संख्या ये आ गई। अब 3 इस तरफ होंगी, 230, 229 और यहाँ पे एक और रख लो, 228, कितनी होगी, 7 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 है भी लगातार, 228, 29, 30, 31, 32, 33, 34। और यही क्वेश्चन में बोला गया कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 231 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि औसत हमेशा बीच की संख्या होगी। तो अंतिम संख्या क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएँ, 7 हो गई पूरी, तो अंतिम संख्या अपने पास 234 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की आय, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना। ए की आय और बचत कितनी, आय कितनी है इसकी, अनुपात 5:3 है। ए की आय और बचत का अनुपात कितना है, 5:3 है। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना। उसका मासिक खर्च कितना है, 200 रुपये, ठीक है, यहाँ पे आप खर्च लिख लीजिए। अच्छा, उसकी मासिक आय कितनी है, ये मासिक इसकी आय कितनी है, आय 5 है, बचत कितनी है, 3 है, तो खर्च कितना होगा, 2 कैसे हुआ, क्योंकि 5 उसकी टोटल आय है, बचत 3 कर देता है, और खर्च कितना हुआ, मतलब तो 2 खर्च कर देता तभी 5 हुआ ना उसका। 5 आय है, 3 बचत है, 2 खर्च कर दिए तभी इसकी पूरी आय हो। ये देखो, इनको मिला के आपकी आय होनी चाहिए कंप्लीट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये 5 हो गई, ये आय हो गई इसकी पूरी, इसमें खर्चा भी आ गया, बचत भी आ गई, आय हो गई। 5 आया है, अनुपात है 5:3, और इसमें 3 बचत है तो 2 खर्च होगा। लेकिन यहाँ खर्च कितना दे रखा है, 220 रुपये, यहाँ यूनिट में आ गया 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी है, 220। हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, कितनी आ जाएगी, 110। 2 यूनिट की वैल्यू दी गई 220, तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 कैसे आएगी, यहाँ देखिए 220 डिवाइड बाई 2, ये 1 यूनिट की वैल्यू आती है, ठीक है। अब बोला क्या गया, 220 रुपये उसका मासिक खर्च है, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, तो हमें 1 यूनिट की चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब बोले कि उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आय पूछा गया ना, तो हम आय भी निकाल सकते हैं, आप बचत भी निकाल सकते हैं। अगर बचत पूछते तो 110 को 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो क्या आय कर दीजिए आप। 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 से, तो 11 5 55, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 550 क्या आ गया आपकी, ये आ गई आपकी कौन सी आय, मासिक आय। अभी क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, ठीक है। ये मासिक आय आई आपकी 550, लेकिन पूछा क्या गया, ये मासिक आय कैसे आई, क्योंकि यूनिट मेथड जो है मासिक खर्चों से निकाला है, ठीक है, और खर्च दे रखा है मासिक, तो ये मासिक खर्च दे रखा तो आय भी आपकी मासिक आएगी। लेकिन आगे पूछा गया कि वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए तो 1 साल में, तो ये आपकी आ गई मासिक आय। लेकिन आपको चाहिए वार्षिक, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आप क्या करेंगे कि 550 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का भी शॉर्ट ट्रिक होता है, जब आपने 550 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आपका कितना आ गया, तोड़ के करना हमेशा, तो कितना आ गया 5500 आ गया, तो 5500 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि कितना बच जाएगा आपके पास,